नमस्कार दोस्तों, द फंडा बॉक्स के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं 21 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का हमारा कोट है, द टेस्ट ऑफ आवर प्रोग्रेस is not whether we add more to the abundance of those who have much. It is whether we provide enough for those who have little. ये कोट क्यों आया आज? ये कोट इसलिए आया क्योंकि हमारा इनइक्वालिटी इंडेक्स बहुत दिनों से चर्चा में है, और इस इनइक्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ ये कोट टैली करता है हमारे प्रियम्बल के साथ, उसके इकोनॉमिक जस्टिस के साथ। आप इसको यूज कर सकते हैं गांधी जी की तलिस्मान के साथ, गांधीयन तलिस्मान के साथ। तो हमारे सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस इस बात से तय नहीं होगी कि हमने अमीरों को कितना अमीर बनाया है, क्योंकि अभी ये वेल्थ इंडेक्स में 10% टॉप लोगों के पास, टॉप 10% है 57% ऑफ वेल्थ इंडिया के अंदर। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो इट इज वेदर वी प्रोवाइड इनफ फॉर दोज हु हैव लिटिल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का हमारी पहली न्यूज है, लोकसभा ने इलेक्टोरल रोल्स को आधार के साथ लिंक कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ इस बिल में ये दिया हुआ है, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। इस बिल में ये दिया हुआ है कि ये प्रोविजन मोर और लेस टेम्पररी रहेगा और वॉलंटरी रहेगा। तो वॉलंटरी प्रोसेस है ये बेसिकली। शशि थरूर जी का एक स्टेटमेंट आया है कि क्योंकि आधार अपने आप में ही सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो हम किस आधार पर इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ इसको लिंक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोज एंड कॉन्स तो इसके दोनों बन सकते हैं, बट प्रोज एंड कॉन्स में हमें ये देखना होगा कि इसके पोटेंशियल प्रोज क्या है, क्योंकि ये जो हमारी इलीगल वोटिंग होती है या फ्रॉड वोटिंग होती है उसको प्रिवेंट करेगा। जो कई बार एक ही पर्सन मल्टीपल जगहों पर रजिस्टर्ड हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करेगा, और बार बार अलग अलग जगहों पे, क्योंकि 6 मंथली प्रोसेस है और 6 मंथ अगर आप कहीं पे रह लेते हैं तो आप वहां पे वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस वाली चीज को भी स्टैंडर्डाइज करने की क्षमता रखता है ये बिल। इस बिल को हम देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 6 एडिशनल सीट्स फॉर जम्मू, 1 फॉर कश्मीर। जैसा कि हमें पता है, डीलिमिटेशन पैनल न्यूज में था, बहुत टाइम से डीलिमिटेशन पैनल चल रहा था। तो डीलिमिटेशन पैनल ने रिकमेंड किया है कि 6 सीटें जम्मू के लिए बढ़ेंगी, 1 कश्मीर के लिए बढ़ेंगी, और क्या रिकमेंड किया है कि 16 सीट्स एससी और एसटी के लिए रिजर्व रहेंगी। फ्रेंड्स, पहले क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था तो ये वाला क्लॉज वहां पे एप्लीकेबल नहीं था। अब वहां पे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी स्पेशली सीट्स दी गई है, 90 मेंबर असेंबली हो गई है। और जैसा कि आपको पता है, ये तो डीलिमिटेशन पैनल था, डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया 1952 में बना था, स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखिएगा, डीलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इस डीलिमिटेशन कमीशन की पैनल ने रिकमेंडेशन दी है, और नाउ इट्स ऑन गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट की वो इस रिकमेंडेशन के साथ आगे जाते हैं या नहीं जाते। नेक्स्ट इज सेबी होल्ड्स फ्यूचर ट्रेडिंग इन की क्रॉप्स। क्यों होल्ड करी है सेबी ने, ये जानना जरूरी है। 9 क्रॉप्स में होल्ड करी है, और क्रॉप होल्ड इसलिए करी है क्योंकि प्राइसेस राइज कर रहे हैं, और प्राइसेस स्पेकुलेशन पे राइज कर रहे हैं, और उस वजह से इंडियन थालीनॉमिक्स, जो तो टर्म हमारा इकोनॉमिक सर्वे यूज करता है वो है थालीनॉमिक्स। तो थालीनॉमिक्स कहीं ना कहीं बिगड़ रही है, और उस चीज को हमें कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। साथ के साथ फार्मर्स के हित को, फार्मर्स बैलेंस को भी कंट्रोल में हित में रखना है अपन को। तो दोनों के लिए जरूरी ये है कि स्पेकुलेशन की जगह ओरिजिनल प्राइस राइज हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम चलेंगे on our next thing, that is ban on construction demolition activities lifted in Delhi NCR। तो CAQM एक कमीशन है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट NCR एरियाज में। ये ग्रेडेड स्ट्रक्चर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जिसके अंदर ग्रेडेड एक्शन प्लान के नाम का एक गाइडलाइन है फ्रेंड्स, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने ग्रेडेड एक्शन प्लान, तो सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने ये डिक्टेट कर रखा है कि किन 5 पैरामीटर्स पे, जब आपकी क्वालिटी पुअर है तब आपको क्या क्या करना है, जब आपकी क्वालिटी वेरी पुअर हो जाती है तब आपको क्या करना है, और एक्सट्रीमली पुअर हो जाती है तो आपको क्या क्या करना है, कब क्या क्लोज होंगे, कब स्कूल्स क्लोज होंगे, किस तरह से चीजें चलेंगी। तो उन्होंने अब बैन लिफ्ट कर दिया है दिल्ली NCR के अंदर।
नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे एडिटोरियल वाले पार्ट को। तो हमारा जो एडिटोरियल पार्ट है उसके अंदर एक आर्टिकल है आपका अमिड वैक्सीन बूस्टर टॉक कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। बट क्योंकि वापस से वैक्सीन के ऊपर अभी भी रिसर्च पूरी नहीं हुई है, कई सारी जगहों से इंफॉर्मेशन आ रही है कि कोई भी वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो अभी जब एक बार इसका पूरा कंटेक्स्ट सेट हो जाए उसके बाद हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आज का जो एक मेजर आर्टिकल आया है दैट इज फॉर सेंट्रल एशियन कंट्रीज अ स्ट्रैटेजिक बुलवर्क। स्ट्रैटेजिक बुलवर्क क्यों कहा जा रहा है इस चीज को? सेंट्रल एशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंडिया, और सेंट्रल एशिया तक इंडिया की जो की फीचर्स है, पहली चीज रोड एक्सेस नहीं है, हम वहां पे रोड से नहीं पहुंच पाते। मैरीटाइम एक्सेस नहीं है क्योंकि ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। और इंपॉर्टेंट क्यों है? तीन कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहला कारण क्या है? इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक क्या है कि यहाँ पे काफी सारे खनिज पदार्थ हैं, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, और कंजम्पशन भी है। तो तीनों चीजों के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, सेकंड, स्ट्रेटेजिक आधार पे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक क्या है कि ये हमेशा से एंटी टेररिज्म रहते हुए आए हैं। एंटी टेररिज्म मॉडल यहाँ पे जनरली फॉलो किया जाता है स्ट्रेटेजिक बेसिस पे, कि आपको टेररिस्ट के ब्रीडिंग ग्राउंड्स को हटाना है। और इन्हीं की पहल पे एससीओ फॉर्म हुआ था, और इंडिया ने उस एससीओ को पिछले ही साल शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है लास्ट टू लास्ट ईयर इटसेल्फ, दैट इज इन 2019। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। अब क्या कर रहे हैं हम? अभी 26 जनवरी को हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, सारी की सारी 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को इंडिया में इनवाइट कर रहे हैं, न्यू दिल्ली में एज अ चीफ गेस्ट बना रहे हैं उनको। उससे पहले क्या कर दिया, डोवाल जी ने रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग किया है सेंट्रल एशियन रीजन के काउंटर पार्ट्स के साथ। और इंडिया की आउटरीच हम सेंट्रल एशिया को बढ़ा रहे हैं और एक ब्रॉड रीजनल कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक और आधार क्या है फ्रेंड्स? सेंट्रल एशियन कंट्रीज का अफगानिस्तान में भी बहुत अच्छा खासा स्टेक है, और कहीं ना कहीं वो जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ टेररिज्म है, ये इसको कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है। इंडिया के साथ बहुत सारे लोगों ने मिशन, बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने मिशन वापस से स्थापित करने की कोशिश करी है। लेकिन अब परेशानी कहाँ आ रही है फ्रेंड्स? यहाँ पे जो प्रॉब्लम है बेसिक, वो आ रही है हमारी लैंडलॉक और रोड कनेक्टिविटी को लेकर। तो हम इसको देखते हैं एक बार मैप से। तो फ्रेंड्स, दिस इज सेंट्रल एशिया। ये कंट्रीज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 कंट्रीज हम सेंट्रल एशिया की मुख्य द्वार के रूप में मानते हैं। क्योंकि इंडिया का ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है। तो जब पीओके है तो इंडिया की डायरेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यहां से हम अफगानिस्तान तक नहीं जा पाते। तो और बीच में क्योंकि पाकिस्तान पड़ता है और पाकिस्तान हमें एक फ्री एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। तो अगेन इंडिया ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करी है? नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या अशगाबाद एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट किस तरह से वर्क कर रहा है? यहां से आप जाएंगे, छाबर पोर्ट है इस जगह पे, ये छाबर पोर्ट से लेके आप अफगानिस्तान तक जा रहे थे। अफगानिस्तान में हम रेल लाइन और रोड लाइन डेवलप कर रहे थे जारस दिलाराम की। फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान तक हमारा रूट डेवलप होते हुए और कहीं ना कहीं हम रशिया तक भी पहुंच रहे थे। ये इंडिया का रोड मैप था। ये किस तरह से अब सकम हो चुका है? काबुल ने जब से अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया है तब से हमारे प्लान्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसलिए इंडिया वापस से अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपनी रीच बढ़ाना चाहता है, और इसलिए ही इंडिया वर्क कर रहा है जो बेसिक प्लान्स ऑफ एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ। तो अगर ये पूछा जाता है कि इंडिया किस प्लान में इन्वॉल्व है अफगानिस्तान के साथ, तो सबसे फेमस जो प्लान है वो है ट्रॉइका प्लस। ट्रॉइका प्लस
इसमें रशिया ने इंडिया को इनवाइट किया है और इंडिया इसका एक मेंबर पार्ट है। तो फ्रेंड ये आर्टिकल इसी बात को हाईलाइट करता है और साथ में ये भी बोलता है कि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज जियो पॉलिटिकल क्रॉस करेंट्स जो इस एफर्ट को कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्योंकि इंडिया ने वहां क्या क्या किया है। इंडिया ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है प्रोजेक्ट्स के लिए। सेंट्रल एशिया में छाबर पोर्ट बनाया है, एनएसटीसी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ बात करी है, और तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की डायलॉग में ये सब चल रहा है और कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जबकि दूसरी साइड आप देखेंगे तो चाइना है फ्रेंड्स, और चाइना ने क्या किया है, चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में $100 बिलियन का एक फिगर डाल दिया है आंखों में सबके, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इंडिया की लैंड कनेक्टिविटी है नहीं, और जब तक एनएसटीसी और काबुल रजीम सॉर्ट नहीं हो पाती तब तक हम सेंट्रल एशिया के साथ बहुत मुश्किल से इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो हमें एफर्ट्स डबल करने पड़ेंगे अगर हमें ये ग्रेट गेम को काउंटर करना है इन द रीजन, और हमें एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन के लिए के साथ इन लोगों के साथ लड़ना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे जो दो और मेजर आर्टिकल्स हैं, सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का आर्टिकल है वो है द सस्टेन्ड अटैक ऑन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कौन सा? फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म फ्रेंड्स, इंडिया में फेडरलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, इंडिया में फेडरलिज्म फिस्कल है, जहां पे स्टेट्स को अपनी फिस्कल पॉलिसीज डिसाइड करने का और स्टेट्स को अपनी फिस्कल पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो हम उसी को एक बार देखिए। फिस्कल फेडरलिज्म में बेसिकली ये आर्टिकल बोलता है कि 1948 में एक फेमस स्टेटमेंट था मुस्लिम लीग के एक मेंबर का। उन्होंने बोला क्योंकि अब हमने फ्रीडम जीत ली है तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर देना और सारी की सारी पावर सेंटर ले ले, ये टोटालिटेरियनिज्म का एक हिस्सा हो जाएगा जो कि सही नहीं रहेगा। तो क्या किया जाए? अभी क्या हो रहा है इनफैक्ट, अब आप देखिए कि स्टेट्स का मॉनेटरी शेयर बढ़ाया जा रहा है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। स्टेट्स का मॉनेटरी शेयर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बढ़ाया जा रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो या डिमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फिस्कल फेडरलिज्म के अगेंस्ट में जा रही हैं। उसके अलावा आपका स्मार्ट सिटी मिशन, वन नेशन वन राशन, ये सारी चीजें अगेंस्ट फिस्कल फेडरलिज्म चली जा रही है। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है इन सारी चीजों में स्टेट्स को साथ लिया जाए। जीएसटी में सेंटर क्या बोलता है? वो बोलता है कि 2/3 ऑफ द से जो है वो स्टेट्स का है। बट फ्रेंड्स, सोचने वाली बात ये है, ध्यान में रखने वाली बात ये है कि 1/3 से सेंटर का है, और वोटिंग के लिए या फाइनलाइजेशन के लिए 75% का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो यानी कि सेंटर के पास उसमें भी वीटो है। पेंडेमिक में फेडरलिज्म और भी ज्यादा बैक सीट पे चला गया, क्योंकि वैक्सीनेशन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो, और हेल्थ को स्टेट सब्जेक्ट बनाने के हेल्थ की जो बहुत सारी जो पॉलिसीज है जिसके ऊपर रेगुलेशन सेंटर ने बनाई ऑन द पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं फिस्कल फेडरलिज्म के हमारे फेडरलिज्म के पार्ट के अगेंस्ट जाती है। अभी तमिलनाडु ने डैम सेफ्टी बिल के ऊपर मुद्दा उठाया था कि किस तरह से डैम सेफ्टी बिल के अंदर सेंटर की डैम सेफ्टी अथॉरिटी स्टेट्स के डैम को कंट्रोल करने की तरफ जा रही है। रिजर्व बैंक की अभी करंट जो गाइडलाइंस हैं स्पेशली कॉपरेटिव्स के लिए फ्रेंड्स, वो काफी रिपरकसिंग है स्टेट्स के लिए, क्योंकि अभी तक स्टेट और आरबीआई का डुअल कंट्रोल होता था, अब सिर्फ आरबीआई का कंट्रोल होगा, और उसके लिए आरबीआई गाइडलाइंस इशू कर सकेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और फोर फ्रंट में आ चुका है। नेक्स्ट, हम ऑथर बोल रहा है दैट एनलार्जिंग द नॉन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंटर जीएसटी जब कलेक्ट करता है फ्रेंड्स, तो जीएसटी के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है जीएसटी और दूसरा होता है सेस। तो ये सेस क्या है? ये जो जीएसटी कलेक्ट हुई ये तो सेंटर प्लस स्टेट्स में बढ़ती है, जबकि जो आपका सेस है ये सिर्फ सेंटर का पार्ट रह जाता है और इनडिविजिबल पूल बन जाता है।
तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सेस के पार्ट को बढ़ाती जा रही है, जैसे कि पेट्रोल के ऊपर सेस लगा दिया, या एग्रीकल्चरल सेस लगा दिया, रोड सेस लगा दिया। इस तरह के सेसेस के थ्रू गवर्नमेंट अपना पैसा बढ़ा रही है, रेवेन्यू पूल बढ़ा रही है, जो कि अगेंस्ट फिस्कल फेडरलिज्म है। वापस से साथ ही साथ ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम पूल डेवोल्यूशन जो है आपका, वो 30% ही रह गया है। 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला 42% होना चाहिए, 15th ने बोला 41 होना चाहिए, लेकिन बजट एस्टिमेट्स कहते हैं कि 30% ही रह गया है अगेंस्ट द मैंडेटेड 41% डेवोल्यूशन। वापस से क्या किया जा सकता है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं। जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है वो है राजा मन्नार कमीशन की तर्ज पे एक और कमीशन बनाया जाना चाहिए। तो राजा मन्नार कमीशन क्या था? सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस को तय करने के लिए बनाया गया था। इसी में एनसीआरडब्ल्यूसी था, नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को देखने और जज करने के लिए एनसीआरडब्ल्यूसी बनाया गया था। तो उन्होंने बोला कि आप भाई एक परमानेंट फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना दीजिए और आप उसके साथ आगे बढ़िए। तो अगर आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो एक परमानेंट सेटअप रह जाएगा और इस तरह की चीजें नहीं आएंगी सिस्टम के अंदर। तो हमें फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ मूव करना है फ्रेंड। और फिस्कल फेडरलिज्म में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ मूव करना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसके अंदर सेंटर और स्टेट्स दोनों साथ में रहें। और इसके लिए एनसीआरडब्ल्यूसी ने बोला था कि जो आप एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाइए और उसकी रेगुलर मीटिंग्स कीजिए और रेगुलर बेसिस पे उन मीटिंग्स को इम्प्लीमेंट, उनके एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाइए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इनइक्वालिटी के ऊपर, क्योंकि इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इनइक्वालिटी चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स लॉन्च हुआ था, उसने बताया कि किस तरह से 10% लोग इंडिया के 57% इनकम को होल्ड करते हैं, किस तरह से ग्लोबल पॉपुलेशन में 10% लोग 52% ऑफ टोटल इनकम को होल्ड करते हैं, और बॉटम के लोग सिर्फ, बॉटम के 10% सिर्फ 8.5% ऑफ आपकी जो वेल्थ है या आपकी जो इनकम है उसको देखते हैं, और जो 40% बीच के हैं वो 40% इनकम को एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली इनकम डिस्पैरिटी टुवर्ड्स द टॉप बहुत ज्यादा है। जो हमने आज का कोड देखा था वो इसी चीज से रिजेंबल करता है। नेक्स्ट आर्टिकल ये भी कहता है कि टेंडेंसी ऑफ मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रहा, और वो वहीं स्टेगनेंट है और कहीं बार लोअर क्लास में भी मूव कर जाता है। और अगर वेल्थ के टर्म्स में देख लें तो फ्रेंड्स, एक्चुअली इनकम और वेल्थ में अंतर क्या होता है, पहली चीज तो ये समझते हैं। तो इनकम जो होती है, इनकम होती है कि आप रोज कितना अर्न कर रहे हैं, आपकी वीकली और आवर्ली टाइप की। लेकिन ये वेल्थ में ट्रांसलेट होते होते कुछ और हो जाती है। वेल्थ होता है आपके एसेट्स कितने हैं, हाउ मच एसेट्स डू यू हैव। तो ये इतना ट्रांसलेशन कैसे आ जाता है? अब इसमें पहले इनकम में तो 10% और 52% था, यहाँ पे 10% और 76% कैसे हो गया? क्योंकि जो आपका लोअर क्लास है, जो आपके बॉटम स्ट्रेटा पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो इनकम को वेल्थ पे कन्वर्ट नहीं कर पाते, आपकी इनकम से वेल्थ में एसेट्स जनरेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम का मैक्सिमम पार्ट कंजम्पशन में चला जाता है, अपनी डेली आवश्यकताओं को पूरा करने में, चाहे वो खाने की आवश्यकता हो, फूड की हो, फ्यूल की हो, क्लोथ की हो, शेल्टर की हो। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने में चला जाता है और वेल्थ ये क्रिएट नहीं कर पाते। और इसीलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ के 10% लोगों के पास 76% ऑफ वेल्थ वाली चीज हो जाती है। लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या क्या है, अब आप देखेंगे इसके अंदर खास बात यह है कि ऑथर बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि इनकम बढ़ने के साथ आपकी इनइक्वालिटी बढ़ती है, कि नहीं। आप ये देखेंगे कि हाई इनकम कंट्रीज में भी, यूएस में तो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, जबकि स्वीडन भी हाई इनकम कंट्री है, लेकिन वहां पे डिस्पैरिटी काफी कम है। ठीक है। सिमिलरली कॉन्ट्रास्टिंग मिडिल इनकम नेशन में ब्राजील, इंडिया, चाइना और मलेशिया और उरुग्वे को आप कंपेयर कर सकते हैं, वहां पे भी आपको ये डिफरेंस दिखेगा।
तो इनइक्वालिटी इस चीज पे राइज नहीं डिपेंड नहीं करती कि आप की इनकम किस लेवल पे बढ़ रही है। इनइक्वालिटी इस बेसिस पे डिपेंड करती है कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज कितनी अकोमोडेटिव है टुवर्ड्स द बॉटम 10% ऑफ द पीपल। तो रिच नेशंस और जिनकी गवर्नमेंट पुअर है, रिच नेशंस विद पुअर गवर्नमेंट, वहां पे वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन होता है और डिफरेंशियल लेवल्स ऑफ इनकम्स आती है। और इनफैक्ट ये तो ऑथर ये भी बोलते हैं कि मेनी गवर्नमेंट्स आर रिलेटिवली पुअर विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जहां पे प्राइवेट हैंड्स में चले गए। तो फ्रेंड्स दो तरीके हैं। पहली चीज क्या हुई कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन किस आर्टिकल में दिया हुआ है डीपीएससी में, ये याद करने वाली चीज है, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सरकार को पैसा जाता है और सरकार उसको बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करवाने में या रीडिस्ट्रीब्यूट करने में लगाती है। आर्टिकल 38 देखिएगा, 38,39 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आधार पर 1970 के दशक में काफी सारे बिल्स, काफी सारे एक्ट्स भी पास हुए। तो बेसिकली रिडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करती है? दो तरीकों से, या तो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करके, जैसे कि सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा तरीका क्या हो गया? टैक्सेशन के थ्रू। तो टैक्सेशन के थ्रू गवर्नमेंट रिसोर्स जनरेट करती है और वहां से वो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, कि इंडिया में जो टैक्सेशन है वो वन ऑफ द लोएस्ट है। इट्स बियरली 14 to 16% ऑफ जीडीपी। 14 से 16% ऑफ जीडीपी का आपका टोटल टैक्सेशन है, जबकि ओपेक कंट्रीज में यही टैक्सेशन 32% के आसपास जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाती है रिच गवर्नमेंट्स। तो जब रिच गवर्नमेंट्स आ जाती हैं पिक्चर के अंदर तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आसान। तो दैट्स वाई आपकी रिच गवर्नमेंट्स हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन में इजी रहती है। स्वीडन का वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन है और इसीलिए वहां पे आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है और इनकम इनइक्वालिटी कम है। अच्छा, हम इनकम इनइक्वालिटी को किस कोफिशिएंट के थ्रू नापते हैं ये भी आप बताएं। एक फेमस कोफिशिएंट है, दैट इज जिनी इंडेक्स। कौन सा है? जिनी। तो जिनी 0 से 1 तक आपकी इनकम की डिस्पैरिटी को नापता है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। इनइक्वालिटी का बहुत सारा पार्ट हम देख चुके हैं। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यूके ग्रैपल्स विद द ओमिक्रॉन सर्ज। तो ओमिक्रॉन यूके में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खास बात क्या है कि अल्फा डेल्टा वेव से बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन लेकिन जो है वो डेल्टा और अल्फा के बराबर ही है, क्योंकि इसमें डेंजर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन काफी लिमिटेड और काफी कम है। नेक्स्ट, बिल टू लिंक इलेक्टोरल रोल्स विद आधार पास, जैसा कि हमने देखा था। इसमें कुछ मेजर चेंजेस सिर्फ यही नहीं हुआ है कि एक तो आधार को उससे लिंक कर दिया गया है वोटर आईडी से। इसके अंदर दो चीजें हुई हैं। पहली चीज कि जो लोग ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं या जो लोग इंक्लूड होने जा रहे हैं, ऑफिसर उनका आधार कार्ड, आधार नंबर मांग सकता है लिंक करने के लिए। दूसरा इश्यू ये आया है, दूसरा पॉइंट ये हुआ है कि जो पहले एक ही डेट होती थी, 1 जनवरी से पहले अगर आप 18 साल के हो गए तो आपका वोटर आईडी बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। अब उसको 4 डेट में बांट दिया गया है, विच इज अ मच अकोमोडेटिव स्टैंड। और तीसरा चेंज ये किया है कि इलेक्शंस कुछ बना दिया है जेंडर न्यूट्रल। क्योंकि पहले जब जो लोग सर्विसेज में थे और जो पोस्टल बैलेट्स भेजते थे, वहां लिखा रहता था राम सिंह और या फिर डैश वाइफ ऑफ दिस, डैश वाइफ ऑफ दिस। तो अब उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है, वाइफ को रिप्लेस करके कर दिया है स्पाउस। तो स्पाउस कोई भी हो सकता है। तो ये 3 मेजर चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट ब्लिंक्स सेंड्स 2 बिल्स फॉर रिव्यू। 2 बिल को भेजा है रिव्यू के लिए। कौन कौन से? बायोडायवर्सिटी वाला बिल है, एक मीडिएशन बिल है। मीडिएशन बिल आया है कि आपका इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन को बढ़ावा दिया जाए, और आपके इलेक्शन के बिल को पास कर दिया गया है। तो जब ये दोनों बिल पास हो जाएंगे तो इनके बारे में भी हम डिटेल में एक बार चर्चा करेंगे। नागा हाउस ने अफ्स्पा के अबॉलिशन के लिए रिकमेंड किया है और रेजोल्यूशन 5 पॉइंट रेजोल्यूशन निकाला है और अपॉलॉजी मांगी है। अफ्स्पा अगेन हम बहुत बार देख चुके हैं। अफ्स्पा कब आया? 1958 में अफ्स्पा का जन्म हुआ। असम में सबसे पहले लगा। उसके बाद आपके अभी करंट सिचुएशन में असम, नागालैंड, मणिपुर और
अरुणाचल प्रदेश में के पार्ट्स में लगा हुआ है और जम्मू एंड कश्मीर में प्रेवलेंट है। ठीक है, 3 कमीशंस बने, इनफैक्ट मल्टीपल बने, लेकिन जीवन रेड्डी कमीशन बनाया गया, उन्होंने इसके रिपील की बात करी। अब सेकंड एआरसी बनाई गई, सेकंड एआरसी ने भी रिपील की बात करी और ये बोला आप इसके कुछ प्रोविजंस को किसी दूसरे एक्ट में ला सकते हो, लेकिन नेमिंग के लिए आपको इसको रिपील ही करना होगा। लोग बहुत असंतुष्ट हैं। और साथ ही साथ एक लेफ्टिनेंट जनरल की कमेटी बनाई गई, उन्होंने बोला इनफैक्ट ये आर्मी के लिए भी अच्छा नहीं है कि ये एक्ट वहां पे रहे। तो इनफैक्ट विन विन सिचुएशन है, इस एक्ट को हटाने की हर जगह से बात हुई है। इनफैक्ट जो हम अर्ली मैरिज एज की बात कर रहे थे, अर्ली मैरिज एज में बहुत सारे ओपन लेटर्स पहुंचे हैं पीएमओ में, वहां पे कहा गया है लेट फीमेल्स डिसाइड कि वो कब शादी करना चाहती है, राइट टू चॉइस मस्ट बी देयर। ये बस एक पॉइंट हो सकता है, नथिंग मच। बिम्स्टेक वर्किंग ऑन जॉइंट डिजास्टर रिलीफ प्लान। तो फ्रेंड्स हम एक बार देख लेते हैं कि बिम्स्टेक बेसिकली है कहाँ पे, इसको अलग से आर्टिकल में देख लेते हैं। बिम्स्टेक फ्रेंड्स ये है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पहले ये सिर्फ 4 देशों का एक समूह था, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सॉरी इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड और बांग्लादेश थे। उसके बाद इसके अंदर लोग जुड़ते रहे। पहली बार ये फाउंड हुआ 1997 में बेंगलोर डिक्लेरेशन में। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। 1997 बेंगलोर डिक्लेरेशन, कौन कौन से कंट्रीज अब इसका पार्ट है? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ध्यान से देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंस है, किसी भी समूह की इंपॉर्टेंस बतानी है तो क्या है भाई, पॉपुलेशन कितनी है 22% ऑफ वर्ल्ड। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस होता है इतना कंजम्पशन है दुनिया का, 22% लोग रहते हैं, इतना कंज्यूम कर सकते हैं। कंबाइंड जीडीपी क्या है? 2.7 ट्रिलियन, बहुत अच्छी जीडीपी है। और क्या रोल है इंडियन ओशन में? महत्ता, 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स क्रॉस दिस बे एवरी ईयर। जितने भी गुड्स क्रॉस होते हैं वो बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके जाते हैं, तो ये बे ऑफ बंगाल की भी महत्वपूर्णता है। तो क्वेश्चन बे ऑफ बंगाल के अराउंड भी सर्कल करते हुए आ सकता है। और 6 फोकस एरियाज कौन से हैं? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड फिशरीज। नेक्स्ट हम देखेंगे लेट्स लर्न टू लाफ से एक मद्रास हाईकोर्ट जज, जिसको यूज करिएगा एंटी डिफेक्शन के लिए बोला है। एंटी डिफेक्शन नहीं, आपके सोशल मीडिया पे जो यूज एंड क्राइज होते हैं, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट जिस तरह से लगाया जाता है और सोशल मीडिया पोस्ट पे डिफेमेशंस डाले जाते हैं, उसके लिए बोला है कि इतनी छोटी बातों का बुरा ना मानते हुए लेट्स लर्न टू लाफ। तो हमें हंसने की आदत डालनी चाहिए। इंडिया मालदीव्स के टाइज में एक नया मोड़ आया है। वहां के जो अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दिया है और उन्होंने एक कैंपेन चला दिया है आउट इंडिया या इंडिया आउट। तो लेट्स सी, बस इंपॉर्टेंस इतनी यही है कि अगली बार यामीन गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज इंडिया के या मालदीव्स के साथ रिलेशंस डिटेरियोरेट हो सकते हैं। सेंसेक्स 2% डाउनस्लाइड करा क्योंकि ओमिक्रॉन की रिस्क बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर टुडेज। आज हम देखेंगे हमारे 2 इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस पहले यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड एंड स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज। बिल्कुल सही बात है। तो फॉरेस्ट यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ पाते? ये छोटी छोटी ग्रासेस ही क्यों रह जाती हैं? तो क्या कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल है? तो आओ एक बार अपन देखेंगे फ्रेंड्स कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करने का क्या तरीका है? 4-5 ऑप्शन देखिए आपने। आपको पता है फायर, सबको पता है कि फायर कॉमन होती है सवाना में, सेल्फ लिट फायर्स होती है जिससे कहीं ना कहीं आपकी ट्री की ग्रोथ होती है। ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, तो ग्रेजिंग करने वाले हर्बीवोर्स जो है वो ग्रासेस को कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, सीजनल रेनफॉल होती है, तो सीजनल रेनफॉल किस चीज को बेनिफिट करती है? डेफिनेटली आपकी ग्रासेस को। और सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है वहां पे? सॉइल की प्रॉपर्टी ये है कि वहां पे कैल्शियम रिच सॉइल है, जहां पे आपके ग्रीन्स ग्रासेस और इस तरह की ग्रासेस बहुत अच्छी हो सकती है।
और इस वजह से आपके ट्रीज जो है वो बड़े नहीं हो पाते, ट्रीज नहीं बन पाते। पहला ऑप्शन आप सीधा का सीधा काट सकते हैं। अब देखें, पहला ऑप्शन सीधा का सीधा हम क्यों काट सकते हैं? ये बरोइंग एनिमल्स और टर्माइट्स, अगर आप बरो कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं आप जड़ें काट देंगे, पेड़ों की जड़ें काट देंगे, तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। फायर यस, ग्रेजिंग हेर्बिवोर्स यस, सीजनल रेनफॉल यस, सॉइल प्रॉपर्टी कैल्शियम रिच है, तो कैल्शियम रिच होने से तो सबको सपोर्ट करेगी, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए आंसर होगा हमारा सी 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। With reference to water on planet Earth, consider the following statement. स्टेटमेंट क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वाटर किस फैशन में है वर्ड के अंदर। तो सबसे पहला हो गया फ्रेंड्स आपका ओशियन। ओशियन वो है सबसे ज्यादा पानी है, ठीक है। ओशियन के बाद कहाँ आता है आपका पानी? आइस कैप्स में बोला गया कि आइस कैप्स में सबसे ज्यादा पानी है। आइस कैप्स के बाद कहाँ है? क्योंकि आइस कैप तो काफी अच्छा खासा वाटर लेके बैठी हुई है। आइस कैप्स के बाद कहाँ है फ्रेंड्स? आइस कैप्स के बाद ही सारी की सारी सिचुएशन शुरू होती है। तो अब वो इक्वेशन यहीं से आएगा, रिवर एंड लेक इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा है और रिवर एंड लेक्स काफी कम है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये आप यहीं से देख सकते हैं, ओशियन, आइस कैप्स और उसके बाद आपका ग्राउंड वाटर, फिर आपका इनफैक्ट लेक्स आता है, फिर उसके बाद आपका रिवर्स आता है। तो ये इसकी क्रोनोलॉजी है। इसमें तो आपको एक नॉर्मल सा डायग्राम और इसका आइडिया होना चाहिए किस तरह से वाटर सिस्टम हमारा फ्लो करता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और सब्सक्राइब करें हमारे टेलीग्राम चैनल को।